अंधा हो गया था। तुम ठीक कहते हो, मैंने प्रतिशोध के नाम पर पाप करना शुरू कर दिया था। यह मुझसे गलती हुई है। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। और तभी एक सियार मणि के पास आया। मणि ने उसके माथे को सहलाना शुरू किया और फिर मुझसे कहा, अश्वत्थामा, ये सत्य है कि तुम मुझसे लाख गुना समझदार हो और मैं तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं, मगर कभी कभी एक खोटा सिक्का भी हमारे बहुत काम आता है। मेरी बातों का तात्पर्य तुम समझ गए, पाप और पुण्य में अंतर तुम समझ गए। बस अब आगे तुम मुझसे बेहतर समझदार हो। आगे के मार्ग पर तुम ले जाने वाले हो, तुम ही सारथी हो। पुण्य की राह में मैं तुम्हारे कहे अनुसार कदम बढ़ाने को तैयार हूं। आगे क्या करना है अब ये तुम बताओगे। शुक्रिया मेरे मणि, तुम्हें पाकर लगता है जैसे मैंने अपनी मणि की वो ऊर्जा वापस पा ली जो मुझे सही दिशा का ज्ञान करवाती थी। आगे का पथ हमें कैसे तय करना है, इससे अधिक जरूरी अभी उस पंडित को खत्म करना है जो अर्जुन सिंह के पास है। ठीक है, मैं तैयार हूं। बताओ अश्वत्थामा, कैसे करना हो। बताता हूं, सब बताता हूं। दूसरी तरफ मणि और उसके चाचा के परिवार में ये सुनकर खलबली मची हुई थी कि उन्हीं की जानकारी में उन दो लोगों का कत्ल कर दिया गया है जो परिवार के साथ मिलकर मणि के माँ बाप के खिलाफ थे। पार्वती ने कहा, मैं आपको बता रही हूँ, अगर अभी तक हम जिंदा हैं तो हमारे ही कुछ अच्छे कर्मों की वजह से जिंदा हैं, अगर भगवान जाने के और कितने दिन हम जिंदा रहने वाले हैं। शोभा बोली, अरे जमाई जी, ये सब आत्माओं का खेल है। ये इस मणि के माँ बाप की आत्मा है जिनका प्रकोप अब हम पर गिर रहा है। या तो जल्द से जल्द इस मकान को छोड़ दीजिए या कोई हवन करवाइए। हवन की सख्त जरूरत है इस घर में। विपिन को भाई ने जकड़ लिया था और भाई में मनुष्य दयनीय स्थिति में पहुंच जाता है। अंधविश्वास का बीज भाई की जमीन पर ही गिरकर फलता है। विपिन की दयनीय स्थिति में उस पर अंधविश्वास के बादल हावी हो गए थे। उसने घर में हवन करवाने की तैयारी कर ली थी। विपिन बोला, हाँ माँ एकदम ठीक कहती है, इस घर को हवन की जरूरत है। जरूर हमारे घर पर किसी आत्मा का साया पड़ा है। मैं कल ही जाकर एक अच्छे से पंडित को लेकर आता हूँ और घर में हवन करवाता हूँ। रात का समय हो गया था। एक काली अंधियारी रात जिसमें चमकते आधे चांद के साथ एक भी तारा नजर नहीं आ रहा था। एक बेहद डरावनी रात मालूम हो रही थी, मानो जैसे कब्र के अंदर से मुर्दे बाहर आकर सियारों की तरह रो रही हो और अपनों को चीख चीख कर बुला रही हो। सुई पटक सन्नाटे के साथ हर तरफ सिर्फ सियारों के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। पुलिस चौकी के अंदर सिर्फ 4 लोग मौजूद थे। 2 पूरी तरह से नींद में थे और 2 ड्यूटी पर लगे हुए थे। साथ ही साथ पंडित भी अंदर सोया हुआ था। ठीक पुलिस चौकी के बाहर एक सियार बुरी तरह से रोने लगा था। एक पुलिसकर्मी ने दूसरे को झुंझलाते हुए कहा, अरे ये सियारों को क्या मौत आ गई है जो इतनी बुरी तरह से रो रहे हैं। भाई मुझे तो आज की रात ही डरावनी लग रही है। पता नहीं क्यों मैं नाइट ड्यूटी करने के लिए आज रुक गया। अरे चुप कर, बाहर इन सियारों ने कोहराम मचा रखा है और अंदर तेरा भूतिया सीरियल खत्म नहीं हो रहा। लगता है ये साले ऐसे चुप नहीं होंगे, बाहर जाकर इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे पागल हो गए हो क्या? बाहर जाने की तो सोचना भी मत। पहले ही वो पंडित ने अश्वत्थामा को देखकर श्राप लगवा दिया। क्या पता बाहर अश्वत्थामा दिख जाए तो। हाँ, इसीलिए तो मैं अकेला नहीं जा रहा, तुझे भी साथ में लेकर चल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मुझे सियारों की आवाजों से कोई परेशानी नहीं है, मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही है। पुलिसकर्मी ने अपने डरपोक साथी के माथे पर 2 चपत लगाई। उठता है या यहीं दिखा दूं तुझे अश्वत्थामा? दूसरा साथी डरते हुए तैयार हो गया और वो दोनों सियार को भगाने पुलिस स्टेशन के बाहर निकल आए। यार तुम गजब चूती आदमी हो। जब सारी दुनिया डर से दुबककर घरों में सो रही हो तब तुम्हें इस काली रात में सियार भगाने की क्या सूझी है? बस यार अब और आगे मत जाओ, यहीं से कोई पत्थर मारकर भगा दो ना उसे। अबे मुझे जानवरों की चीख में नींद नहीं आती। और रही बात डरने की, तो तुझ जैसा फट्टू कोई नहीं देखा मैंने आज तक। यहीं से पत्थर मारने से अगर वो भाग जाता तो मैं तुझे बाहर लेकर नहीं आता। चल आगे। सच करो तो डर तो तुम्हें भी लग ही रहा है ना, तभी तो तुम मुझे साथ में लेकर आयो हैं? नहीं, मैं तुम्हें लेकर आया हूं ताकि अकेलेपन में फालतू के डर से बौखलाकर
तुम वहां उन दोनों को भी नींद से ना जगा दो। दोनों पुलिसकर्मियों ने मिलकर आखिरकार उस सीआर को भगा ही दिया और फिर वापस पुलिस स्टेशन पहुंचे। पर दोनों ने देखा कि कोई आदमी पुलिस चौकी की दीवार को लांघ कर जा रहा है। एक पुलिसकर्मी ने उस ओर फायरिंग की और दूसरा पुलिसकर्मी अंदर से चीखने लगा, खून खून! जमीन पर खून से सने हुए पैरों के निशान थे। पुलिसकर्मियों ने अंदर जाकर देखा तो पाया कि पंडित की खोपड़ी काट कर जेल के अंदर रखी है और बाहर उसका धड़ पड़ा है। पंडित के माथे पर बाकी लाशों के जैसा ही निशान लगाया गया था और साथ ही दीवार पर खून से लिखा हुआ था, मेरे रास्ते से हट जा अश्वत्थामा। पुलिसकर्मी ने फौरन अर्जुन सिंह को फोन लगाया। हेलो सर, सर वो पंडित मारा गया सर। आखिरकार पंडित मारा गया। हमारे पथ का एकमात्र रोड़ा जिसने हमें कत्ल करते हुए देखा था। अर्जुन सिंह के पास हम तक पहुंचने का वही एकमात्र सबूत था और मणि से बात करने पर मुझे ये एहसास हुआ कि मैं किस हद तक पापी बन चुका था। मैंने मासूमों को मारने से पहले एक बार भी न सोचा, इसलिए हम दोनों ने निश्चय किया है कि अब पाप को खत्म करने और पुण्य करने के लिए हत्याएं पापियों की ही की जाएंगी और इसकी शुरुआत आने वाली नवरात्रि के शुभ अवसर पे की जाएगी। प्रतिदिन एक पापी की बलि शिव को अर्पण करके हम इस धरा से पाप का नाश करेंगे। यहाँ के पापियों की लाशों द्वारा संदेश परलोक तक जाएगा और कृष्ण को ज्ञान होगा कि पाप और पुण्य की असल परिभाषाएं उसके बनाए अनुसार नहीं है। पुलिस चौकी से भागते समय उस पुलिसकर्मी ने जो गोली चलाई थी वो मणि की कोहनी को छू कर निकली थी। मणि की कोहनी में घाव हो गया था। अपने घर में मणि इस वक्त घाव को धोते हुए उस पर मरहम लगा रहा था और साथ ही उस पुलिसकर्मी को गालियां दे रहा था। साला, वो पुलिस वाला, उफ, साले का निशाना बहुत सटीक था। नहीं मणि, उसका वार चूक गया। यदि वार निशाने पर होता तो तुम्हारे प्राण निकल चुके होते। मणि मेरी बात सुनकर स्तब्ध रह गया और वापस अपने घाव पर ध्यान देते हुए मरहम लगाने लगा। दूसरी ओर उसके चाचा विपिन ने आत्माओं के बुरे साए से बचने के लिए घर में एक तांत्रिक बुला लिया था। तांत्रिक जो सूरत और सीरत से बेवकूफ नजर आता था। उसने आते ही पूरे घर में जल छिड़कना शुरू कर दिया और हर एक कोने में घूम घूम कर न जाने कौन सी विद्या से प्राप्त मंत्रों का जाप करने लगा। बम 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 बम, मचा दे दम, कर दे उस राक्षस को खत्म 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 खत्म। बाबा, जब से मेरे बड़े भैया मरे हैं तब से अब तक कोई परेशानी नहीं थी, मगर अब परेशानी आने लगी है। न जाने कुछ दिनों से हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी फील होती है। लगता है जैसे किसी ने हम पर कोई जादू टोना, कोई टोना टोटका कर दिया है। बम 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 बम, मचा दे दम, कर दे उस राक्षस को खत्म 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 खत्म। इस घर में किसी का साया है। विपिन इस निरे मूड की बातों में आकर हाँ में हाँ मिलाने लगा। हाँ बाबा, हाँ। दीवारों के कोनों में तेल के दिए रख दो, मैं कल आऊंगा। याद रहे, एक भी दिया तब तक बुझना नहीं चाहिए। जी बाबा, मगर आप ये तो बताइए कि आखिर परेशानी क्या है? किसी ने सुअर का मांस खाया है इस घर में, तब से इस घर पर शैतानों का प्रकोप छाया हुआ है। उस प्रकोप से इसे राहत दिलानी होगी। उस राहत के लिए आज से लेकर नवरात्रि के 9 दिनों तक हवन करने होंगे। हवन से ही इस घर पर लगा काला साया दूर होगा। इन बेवकूफों को झांसे में फंसाकर मुस्कुराते हुए निकल गया। अंधविश्वास अच्छे भले मनुष्य को पागल कर देता है। नकारात्मक ऊर्जाओं का साया। ऐसी बेतुकी बातें सोच सोच कर मनुष्य अंधविश्वास पर भी विश्वास करने लगता है। दूसरी तरफ अर्जुन सिंह अपने सर के बाल नोच रहा था। उसके हाथ आया एक गवाह भी मर चुका था और अब उसके पास हाथ मलने के अलावा और कोई रास्ता न था।
सभी पुलिसकर्मियों को अपने सामने बुलाकर अर्जुन सिंह उन पर क्रोध निकाल रहा था। जब तुमसे उस एक गवाह को भी नहीं संभाला जा रहा था तो सालों रात को रुके ही क्यों थे? साहब, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम कोई भगवान के अवतार हैं, उड़कर उसे पकड़ लेते। पलक झपकते ही वो आया और चला गया। बकवास बंद करो। वो अंदर आया कैसे? किसी ने देखा? अब मैं अपना बैठे बैठे अच्छे से नाइट ड्यूटी कर रहा था, मगर ये बोला कि चल बाहर रो रहे सियारों को भगा कर आते हैं। हमारा निकलना हुआ और अश्वत्थामा का अंदर आना हुआ। यहाँ तक मुझे पता है तुम्हें सियार भगाने की ड्यूटी तो नहीं दी गई ना? फिर यहाँ से हिलने को तुम्हें किसने कहा? माफ कीजिएगा सर, मगर सर वो जो भी कोई था, मैंने उस पर गोली चलाई थी। हो ना हो उसे गोली जाकर लगी तो है। क्या तुम्हें यकीन है गोली उसे ही जाकर लगी थी? अरे साहब, वो अश्वत्थामा था, उसे क्या ही गोली लगेगी? वो तो आत्मा है, एक साया, भटकता हुआ साया। चुप करो और दोबारा मुंह मत खोलना। और तुम बताओ क्या कह रहे थे तुम? जी साहब, मैं कह रहा था कि या तो उसे गोली लगी है या हो ना हो गोली उसके हाथ को छूकर तो जरूर निकली है। अर्जुन सिंह पूरी तरह से कातिल को पकड़ने में जुटा था। पंडित को खोने के बाद उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। अब जाकर उसके हाथ एक ऐसा सबूत लगा था जिसे लेकर वो कातिल तक पहुंच सकता था। अर्जुन सिंह ने वक्त न गवाते हुए खोज शुरू कर दी। रात हो चुकी थी। मणि और मैं जंगल में एक नई खून की तलाश में जुट चुके थे। मणि, आज प्रथम नवरात्रि है। तुम्हें पता है, प्रथम दिवस दुर्गा के शैलपुत्री रूप के लिए मनाया जाता है। मैं जानता हूँ अश्वत्थामा, शिलाओं में जन्म लेने की वजह से देवी को शैलपुत्री कहा गया। जब सती अपने पति शिवजी के मना करने के बाद भी अपने पिता दक्ष के यहाँ बिना निमंत्रण के चली गईं, तब बड़ी अपमानित हुई और अपमान की वजह से यज्ञ की अग्नि में स्वयं को उन्होंने भस्म कर लिया। और फिर अगले जन्म में वे शैलपुत्री के रूप में जन्मी और शिवजी से उन्होंने विवाह किया। एकदम ठीक कहा मणि। अब भगवान शिव के नाम का जाप करके युद्ध भूमि में उतर जाओ। ओम नमः शिवाय। दूसरी तरफ अर्जुन सिंह को चैन न था। अर्जुन सिंह ने कातिल को पकड़ने का दृढ़ संकल्प ले लिया था। अर्जुन सिंह मणि के चाचा के यहाँ जा पहुंचा तो उसने देखा चारों ओर दिए जले हुए हैं। अर्जुन सिंह को देखकर विपिन चौंक गया और उसने हकलाते हुए कहा, अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इतनी रात गए यहाँ, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही आप लोगों का हालचाल जानने के लिए आया था। वैसे ही हर तरफ दिए क्यों जला रखे हैं आपने? क्या है ये सब? ये कुछ नहीं, वो घर में अशांति फैल गई है ना, नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगा, इसलिए शुद्धिकरण कर रहे हैं। बाबा जी ने कहा है कि हर कोने में दीपक जलाने हैं। क्या हुआ, अब ठीक तो है? हाँ, ये तो सब ठीक है, मगर वो पंडित जी और आकाश की मौत के बाद से जरा मन घबराने लगा, इसलिए सोचा घर की शांति के लिए हवन ही करवा लिया जाए। आप बताइए ना, कोई न्यूज कातिल से जुड़ी हुई कोई भी नई खबर आपके हाथ लगी? जी नहीं, अभी तो नहीं, मगर वो कातिल ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, ये मणि कहाँ पर है? जी अपने कमरे में ही है। मणि, मणि, अरे मणि बेटा, क्या कर रहे हो? लगता है सो रहा है, वरना अब तक तो आ जाता। कोई जरूरी काम? नहीं, बस यूं ही। अच्छा ये बताइए, मणि आपका भतीजा? जी। तो मणि के माँ बाप कैसे खत्म हुए थे? जी, माँ तो बच्चा जन्मते ही चल बसी और पिता का खून उसी गेस्ट हाउस पर हुआ था जहां आकाश रहता था। और ये सब घर वगैरह, ये सब आपका है या आपके भाई का? अर्जुन सिंह के इस सवाल पर विपिन सकपका गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दिया जाए। उसने हकलाते हुए जवाब दिया, भैया के बाद तो ये सब मणि का ही है। भैया के जाने के बाद मणि हमारे बच्चे की तरह ही है। और आपका कोई बच्चा नहीं? जी ठीक है, शुक्रिया, अपना ध्यान रखिएगा। जी। अर्जुन सिंह के वहां से जाने के बाद विपिन की जान में जान आई। मेरी आंख, मेरे साथ दोहराओ, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझसे जो भी पाप हुए हैं, मुझसे जो भी पाप हुए हैं, मुझे उनके लिए माफ कर देना। मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ।
नहीं, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। मणि ने पेचकस उस व्यापारी की आंख की पुतली से बाहर निकाला। पेचकस आंख का लेंस पूरी तरह से तोड़ते हुए बाहर निकल आया। व्यापारी अपनी आंख पकड़कर रोने लगा। मणि ने दूर जाकर म्यूजिक प्लेयर पर गाना चलाया और उस गाने पर झूमने लगा। बूढ़ा व्यापारी एक आंख से मणि को देखते हुए रोता रहा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मणि फौरन पास ही की खिड़की के पास पहुंचा और वहां से पर्दे खींचकर नीचे उतार लिए और व्यापारी के हाथ पैर बांध दिए। उसके बाद गाने पर नृत्य करता हुआ वो पेचकस के साथ रसोई घर में गया। ये किचन से गैस जलाई और उसमें पेचकस को उसने गर्म किया और तब तक गर्म किया जब तक कि पेचकस लाल ना हो गया। उसके बाद गैस को बंद करके दोबारा चालू करके छोड़ दिया और पूरे घर में गैस धीरे धीरे फैलने लगी। मणि नृत्य करते झूमते हुए गर्म गर्म पेचकस लेकर व्यापारी की तरफ बढ़ा। व्यापारी का मुंह कपड़े से बंधा हुआ था। वो गर्म पेचकस को देखकर बौखला गया। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो पेचकस से दूर जाने लगा। मणि ने पेचकस से व्यापारी के माथे पर एक निशान बना दिया। गर्म पेचकस खाल को चीरता हुआ माथे के कंकाल तक जा पहुंचा और व्यापारी के ठीक करीब आकर मणि ने कहा, तुझे क्या लगा था तू छोटे बच्चों के साथ यूं बदसलूकी करेगा, उन्हें विदेशों में भेजेगा, उनका बलात्कार करेगा और हमेशा सबकी नजरों से बचा रहेगा। देख, तेरे सामने स्वयं काल खड़ा है। अब ऊपर जाकर कृष्ण से कहना कि अश्वत्थामा उसका इंतजार कर रहा है। मणि ने गाने की आवाज बढ़ा दी और माचिस हाथ में लेकर झूमते हुए घर से बाहर निकल गया। एक माचिस से पर्दे का फटा हुआ कपड़ा जलाकर घर के अंदर उसको फेंक दिया और झूमते हुए घर से दूर जाने लगा। कुछ देर बाद उस घर से धमाकेदार विस्फोट की आवाज आई। ओम नमः शिवाय। बिजनेसमैन भूरामल के घर में रात से ही पुलिस कर्मियों का घेरा लगा था। हर तरफ दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए थे। अर्जुन सिंह मौके पर पहुंच गया था मगर कुछ भी शेष न था। सब कुछ राख हो चुका था। अर्जुन सिंह ने वर्मा से कहा, वर्मा, पड़ोसियों से कुछ पता चला? साहब, पड़ोसी कहते हैं कि आग रात 3 बजे के आसपास लगी थी। कुछ धमाकों की आवाज आई तो पड़ोसी लोग बाहर भागे चले आए। अच्छे से पता चला आखिर था क्या। आइए सर, अंदर चल के देखते हैं। अर्जुन सिंह और वर्मा बात करते हुए अंदर चलने लगे। सर, धमाके के बारे में सुनकर तो लगता है कि गैस सिलेंडर फटा है। नहीं, सिलेंडर यूं ही नहीं फटने वाला वर्मा। खाना बनाने घर पर बाई आया करती थी तो इस आदमी को गैस से क्या था। पर हो सकता है कि इसने किसी और काम के लिए गैस चालू किया, मगर इसका हाल देखकर तो नहीं लगता कि ये एक्सीडेंट है। बॉडी कहाँ पर है? सर, हॉल में। कुछ बचा है या सब कुछ जल गया? सर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। वर्मा अर्जुन सिंह को लाश के समीप ले गया और सर पर से सफेद कपड़ा हटाकर जब उसने लाश दिखाई तो अर्जुन सिंह विस्मित हो उठा। फक मैन, फक! ये तो वही निशान है। हाँ सर, ये वही अश्वत्थामा है। मगर इससे क्यों? ये साला आदमी तो मेरी समझ के परे जा रहा है। हवा से होती ये बात चारों तरफ फैल गई कि सेठ भूरामल को मारने के पीछे अश्वत्थामा का हाथ है। अभी अर्जुन सिंह ने घर के बाहर पांव भी नहीं रखा था कि खबर हर जगह फैल चुकी थी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के असीरगढ़ से, जहां कल रात को सेठ
भूरामल के घर में गैस की पाइपलाइन लीक होने की वजह से आग लग गई। बताया जा रहा है कि सेठ जी की मौके पर ही मौत हो गई। आपको ये भी बता दें कि भूरामल वही व्यक्ति है जिन पर 48 नाबालिग बच्चों के बलात्कार करने और उन्हें अवैध रूप से बेचने का केस चल रहा था। गांव में हर तरफ इस खबर को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं सेठ की खिलाफत कर रहे लोग इसे अश्वत्थामा की गांव वालों पर कृपा बता रहे हैं। अश्वत्थामा की जय हो। अरे भैया, अश्वत्थामा ने असीरगढ़ में हो रहे पाप की खिलाफत करने का बेड़ा अपने सर ले लिया है। तो अब जब तक अश्वत्थामा है भाई, तब तक हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भैया, आप खुद ही बताइए, क्या पुलिस और क्या सरकार और क्या कोर्ट पिछले 10 साल से तारीखों पर घुमाए जा रहे थे? मिला था क्या कोई फैसला? नहीं मिला ना। अश्वत्थामा ने एक ही बार में न्याय कर दिया। अरे भैया, सारे बोलो अश्वत्थामा की जय। मैं और मणि दोनों गांव के भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न लोगों के मुख से मेरी प्रशंसा सुनकर खुशी से फूले न समा रहे थे। कृष्ण को पाप और पुण्य सिखाने के लिए हमने अपना कार्य शुरू कर दिया था। अभी तो प्रथम नवरात्रि ही थी, अभी 8 दिन बाकी बचे थे। मणि न जाने क्या वस्तु अपने कानों में लगाए हुए पूरे शहर में घूम रहा था। इस वस्तु से प्रबल संगीत बज रहा था और मैं ये सब देखकर मणि के साथ साथ खुशी से झूम रहा था। दूसरी तरफ मणि का चाचा भौचक्का हो रखा था। पागलों की तरह अंधविश्वास में अपना जवाब खोज रहा था। हवन के लिए वो तांत्रिक और पुजारियों के साथ घर में पधार चुका था। तांत्रिक बोला, घर के सब कोनों में कल दिए जलाए गए? जी बाबा जी, बिल्कुल। कोई दीपक बुझा तो नहीं? माफी बाबा, पर पार्वती का ध्यान भटक गया था उस समय। 2 दीपक बुझ गए थे, पर ज्यादा देर के लिए नहीं, बस कुछ ही देर के लिए ऐसा हुआ था। मूर्ख! स्त्री के भरोसे क्यों छोड़ा तुमने ये काम? मैंने ये काम इसी वजह से तुझे सौंपा था। माफ कर दीजिए बाबा जी। अभी जा और सरसों का तेल हर कोने में दीपक के ठीक नीचे डाल दे और फिर दीपक को पूरा तेल से भरकर सब कोनों को प्रज्वलित कर दे। जी बाबा जी। और सुन। जी बाबा। मैंने जो सामग्री लिखी थी वो आ गई क्या? जी बाबा जी, सब कुछ आ गया, बस 3 साल की बकरी का बाल नहीं मिला। वो लेने के लिए मैं बस अभी जा रहा हूँ। शाबाश, जा ले आ। फिर पूजा जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। अब जा। और सुन। जी बाबा जी। 1 गिलास जल पहले से यहाँ रख दे। हाँ, अब जा। जी बाबा। और सुन। जी बाबा। घर के सारे सदस्य हवन में मौजूद होने चाहिए। जी बाबा जी। अब जाऊं क्या और भी कुछ बाकी है? नहीं नहीं, अब जा। रात हो चुकी थी। विपिन मणि के कमरे तक आया। मणि मुझसे बात करने में लीन था। मणि ने कहा, पर हम अभी क्यों नहीं चल सकते अश्वत्थामा? तुम्हारे चाचा के हवन में तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य है। विपिन कान लगाकर हमारी बातें सुनने लगा। मणि ने फिर कहा, अगर मुझे ये फालतू के हवन में अपना समय व्यर्थ नहीं करना है, आज दूसरी नवरात्रि आ गई है और अभी तक लहू नहीं बहा है। दरवाजे पर तेरा चाचा कान लगा रहा है मणि। मणि ने बोलना बंद कर दिया और जाकर दरवाजा खोला। चाचा स्तब्ध मणि को घूरता रह गया। उसने अंदर देखा जहां कोई ना था। मणि किससे बात कर रहा था? किसी से तो भी नहीं चाचा। विपिन मणि को घूरता रहा और फिर कुछ देर बाद बोला, अच्छा चल नीचे आजा, हवन शुरू होने वाला है और सबको साथ में रहना है। जी जी चाचा। मणि चाचा के साथ नीचे जाकर हवन में बैठ गया। हवन शुरू हुआ। बाबा बोला, ये तुम्हारा भतीजा है? जी बाबा। इसे हवन के पास बुलाओ और लो, यह हाथ में लेते जाओ और हवन में इसे डालते जाओ। हवन अभी शुरू ही हुआ था कि अर्जुन सिंह वहां पहुंच गया। सभी हवन करते हुए अर्जुन सिंह को देखने लगे। अर्जुन सिंह ने अपने जूते उतारे और हाथ जोड़ते हुए हवन में आकर ठीक मणि और चाचा के मध्य बैठ गया। मणि अर्जुन सिंह को देखकर घबरा गया। अर्जुन सिंह ने दोनों को नमस्कार किया। विपिन भी अर्जुन सिंह को देखकर घबरा गया था। मणि ने घबराहट में अपना थूक निगला और अर्जुन सिंह को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। हवन में आहुति देने की मणि की बारी आई। मणि ने हाथ बढ़ाकर आहुति देना शुरू किया तो अर्जुन सिंह ने भी आहुति में साथ देने के लिए हाथ बढ़ाकर मणि की कोहनी को छू लिया। गोली के छूकर
भागकर निकलने की वजह से मणि के हाथ में चोट लगी हुई थी, जिस पर अर्जुन सिंह का हाथ आकर लगा। मणि ने दर्द से कोहनी को झटके से पीछे हटा लिया। मणि की नजर अर्जुन सिंह पर पड़ी। अर्जुन सिंह ने मणि की तरफ देखकर एक शैतानी मुस्कुराहट दी। मणि अर्जुन सिंह की मुस्कुराहट को देखकर चौंक उठा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं अर्जुन सिंह को बुद्धिमान वीर कहूं तो। उसने कातिल को पहचान लिया था। अर्जुन सिंह ने मुस्कुराकर मणि से पूछा, क्या हुआ? अर्जुन सिंह के सवाल से हवन में व्यस्त विपिन की भी नजर इन दोनों पर चली गई। विपिन मामले को समझ न पाया, मगर मामले में बढ़ती गर्मी को वो भांप गया था। मणि ने कहा, वो जरा गिर गया था, उसी वजह से कोहनी में चोट आ गई थी। अर्जुन सिंह ने आंखें चढ़ाकर एक शैतानी हंसी हंसते हुए मणि से कहा, भगवान कसम बड़ी छोटे आती हैं तुम। जरा ध्यान रखो नौजवान अपना, अभी तो बहुत बड़ी जिंदगी बितानी है तुम्हें। सोचो कल को अगर अश्वत्थामा से तुम्हारा पाला पड़ गया तो क्या करोगे तुम? सोचो। अर्जुन सिंह ये बोलकर हंसने लगा और मणि की पीठ को थपथपाने लगा। विपिन अर्जुन सिंह की बात समझ न पाया। मणि बगैर किसी भाव के अर्जुन की बात को सुनता रहा। अर्जुन सिंह फिर बोला, भगवान करे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आए। अर्जुन सिंह उठा और जूते पहनकर वहां से चला गया। विपिन मणि को देखने लगा और मणि विपिन से आंखें चुराने लगा। मणि कुछ देर पश्चात हवन से उठा। पार्वती ने मणि से इशारों ही इशारों में पूछा कि कहां जा रहे हो? मणि ने जवाब में कहा कि अब उसे नींद आ रही है और वो सोने जा रहा है। ये कहकर मणि वहां से चला गया। अभी 9 ही बजे थे और मणि सोने चला जा रहा था। घर के सभी सदस्य मणि की इस हरकत को देखकर सोच में पड़ गए थे। मणि वहां से उठा और कमरे में जाकर लेट गया। कुछ देर पश्चात रात के 10 बज गए और मणि के हाथ कपकपाने लगे। मांस और खून की लालसा से उसके शरीर में तड़पन उठने लगी। उसे सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लगी। वो अपनी खून की प्यास को दबाने के लिए जोर से अपने दांत भींचने लगा। अपनी मुट्ठियां उसने जोरों से बंद कर ली और आंखें चढ़ा ली। रात्रि का दूसरा पहर अपने अंत पर पहुंच गया था। मणि के हाथ लहू की प्यास में मचल रहे थे। मणि खुद को जैसे तैसे रोके हुए था। घर में बढ़ रही हवन की आवाजें रह रहकर उसे क्रोध दिला रही थी और मणि का मन मचल रहा था। अश्वत्थामा, और कितना समय? अश्वत्थामा बताओ। धीरज रखो मणि, कुछ लड़ाइयां अस्त्र शस्त्र से नहीं बल्कि धैर्य रखकर जीती जाती हैं। वो पुलिस वाला अभी भी खिड़की के नीचे ही खड़ा है। बस कुछ और समय के लिए रुको। ये साला अर्जुन सिंह मुझ पर नजर रखने लगा है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मन करता है मैं इसे भी मार दूं। नहीं मणि, अब हम किसी निर्दोष का कत्ल नहीं करेंगे। हमने एक दूसरे को वचन दिया है। ये अर्जुन सिंह अपना धर्म निभा रहा है और हम अपना धर्म निभा रहे हैं। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता अश्वत्थामा। भाड़ में क्या धर्म? खून के इंतजार में मेरी नसें फटी जा रही हैं। मुझे इंतजार करना सबसे बुरा लगता है। देखो मणि, अभी वो पुलिस वाला कहीं गया है। चलो निकलो, जल्दी निकलो। मणि मेरे कहे अनुसार हाथ में कुल्हाड़ी लेकर फौरन खिड़की से उतरा। वो लहू को लेकर इस कदर पागल था कि अभी खिड़की आधी भी नहीं उतरी थी कि खिड़की से वो कूद पड़ा। कूदते ही वो खुद को संभाले बगैर वहां से भाग उठा। क्या लगता है उसने हमें देखा? नहीं मणि, वो अभी तक लौटा नहीं। साला वो अर्जुन सिंह अपने आप को बड़ा चालाक समझता है। उसे क्या पता इस खेल में हम उसके बाप हैं। मणि, वो संगीत क्या सुनते हो तुम? कुछ धुन बजाओ। मणि ने फिर
से कानों में एक यंत्र लगा लिया और संगीत बजाने लगा। इस संगीत के उतार चढ़ाव को सुनकर मणि और मेरे अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होने लगता है। खून की भूख और बढ़ जाती है। मन करता है रास्ते में जो मिले उसे मौत की नींद सुला दे। दुनिया के हर रंग को मिटाकर पूरी दुनिया खून में रंग दे। पेड़ पत्ते पौधे जीव जानवर जो सामने मिले उसे मौत की नींद सुला दे। रुक जाओ मणि, वो सामने है उस राजनेता का घर। वो क्या कसूर है इस राजनेता का? इसकी विजय के लिए जिसने इसे धन दिया उन पर बलात्कार का मामला चल रहा था। इस दुष्ट ने उस पर से बलात्कार का मामला खत्म करवाने के लिए जिन लड़कियों ने बलात्कार का मामला दर्ज करवाया था उनके साथ उनके परिवार की भी निर्मम हत्या करवा दी। साथ ही इसने अब तक 40 से अधिक महिलाओं के साथ दुष्टता की है। ये तो बहुत मजेदार अपराधी मालूम होता है। इसकी मृत्यु पर तो बहुत सारा पुण्य प्राप्त होने वाला है। इसे ऐसी मौत दूंगा कि अर्जुन सिंह की रूह तक कांप उठेगी। मजा आएगा। तैयार हो जाओ अश्वत्थामा। बताओ तुम तैयार हो? मैं तैयार हूं मेरे मणि। नाम क्या है उसका? अभिनव। तो चलो फिर अभिनव जी के साथ शुरुआत करते हैं और इस मौत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज दूसरी नवरात्रि है, ब्रह्मचारिणी माता का दिन। उन्हें प्रणाम करो और शंकर भगवान को प्रणाम करो और आगे बढ़ो। मणि ने दोनों को प्रणाम किया, अपनी शर्ट की बाहें चढ़ा ली, कुल्हाड़ी हाथ में कसकर पकड़ ली और राजनेता के घर के पास पहुंचकर उसने देखा कि 2 द्वारपाल दरवाजे पर खड़े घर की रक्षा कर रहे हैं। अश्वत्थामा, यहाँ तो गार्ड्स हैं, अब क्या करें? अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। मणि और मैं घर के चारों तरफ घूमने लगे और हमने देखा कि पीछे की दीवार से अंदर कूदने की जगह थी। मणि दीवार पर चढ़ा और जैसे ही वो कूदा एक कुत्ता गुर्राते हुए मणि की तरफ आ गया। मणि ने जल्दबाजी में कुल्हाड़ी कुत्ते की तरफ चला दी और कुत्ता 2 भागों में विभाजित होकर वहीं गिर गया। अश्वत्थामा, सुना था कुत्ते काटते हैं, आज मैंने उन्हें काट दिया। तुम्हारी कुल्हाड़ी की धार बहुत पैनी हो गई है मणि। चलो अश्वत्थामा, आगे चलने का समय हो गया है। आगे कोई है क्या अश्वत्थामा? बताओ। दोनों द्वारपाल वहीं खड़े हैं, किसी को हलचल का पता नहीं चला है। तो सुनो अश्वत्थामा, हमें अंदर जाने का कोई और रास्ता खोजना होगा। सामने से जाना तो हमारे लिए नामुमकिन है। मणि ने देखा मकान के पीछे एक पाइप छत से सीधा नीचे की तरफ आ रही थी। मणि ने कुल्हाड़ी अपनी शर्ट के पीछे अटकाई और फौरन कुत्ते का कटा सर हाथ में लेकर पाइप पर चढ़ने लगा। चढ़ते हुए वो छत पर पहुंचा और देखा कि सामने घर के अंदर घुसने का एक रास्ता था। दूसरी तरफ मणि के घर में हवन चालू था और वो पुलिस वाला मणि के घर के बाहर तैनात खड़ा था कि तभी अर्जुन सिंह ने उस पुलिस वाले को फोन लगाया। हेलो जी जयंत सर। अबे तुझे उबासी लेने भेजा है या ध्यान देने? सॉरी सर, मैं सोया नहीं हूँ ना, इस वजह से उबासी आ गई। क्या खबर है वहाँ की? सब कुछ एकदम अंडर कंट्रोल है सर। कोई हलचल? नो सर, कोई हलचल नहीं। बस कमरे की लाइट जल रही है, पर अभी तक खिड़की की तरफ तो एक बार भी नहीं दिखा वो। ठीक है, नजर बनाए रखना और कोई भी हलचल हो तो मुझे खबर करना। जी सर, बिल्कुल। जय हिंद। इधर मणि ऊपर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस चुका था। मणि ने अभिनव का कमरा खोज लिया था और कमरे के अंदर घुसकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। मणि अभिनव के पास पहुंचा और उसने बगल की खिड़की के पर्दे लेकर सोते हुए अभिनव के हाथ पैर पलंग से बांध दिए। फिर मणि सामने बैठकर दीवार से कुल्हाड़ी की धार लगाने लगा। अभिनव ने आवाज सुनी तो उसकी आंख खुल गई। मणि अभिनव के पास पहुंचा और उसने अभिनव के खुले मुंह के बीच में कपड़ा घुसेड़ दिया और मुंह को बंद करके बांध दिया। फिर मणि बोला, हाय डार्लिंग, कैसा है तू? अभिनव की
समझ में नहीं आ रहा था कि वो सपना देख रहा है या ये सब कुछ वाकई सच है। डर मत, सब कुछ एकदम सच है। मेरा नाम तो सुना ही होगा तूने। मैं ही हूं वो अश्वत्थामा, तेरी मौत। सुना है औरतों को देखकर तेरी मर्दानगी बड़ी उछाले मारती है। मणि ने कुल्हाड़ी की नुकीली धार से अभिनव के नीचे के वस्त्र फाड़ दिए और उसे नग्न कर दिया। डर मत, डर मत। मुझे तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब जरा आंखें बंद कर ले, क्योंकि तू ये मंजर देख नहीं पाएगा। और हाँ, हिलना नहीं, वरना गोटियां भी साथ में जा सकती हैं तेरी। अभिनव डर से कांपने लगा और उसने अपनी आंखें भींचकर अपना चेहरा घुमा लिया। चेहरा घुमाते ही जैसे उसने आंख खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके ठीक बगल में उसका कुत्ता आधा कटा हुआ पड़ा था। अभिनव पूरी तरह से डर गया और कुत्ते से दूर हटने के लिए वो छटपटाने लगा। मणि ने उसी वक्त कुल्हाड़ी चलाई और छटपटाने की वजह से कुल्हाड़ी अभिनव के उन्हीं अंगों पे जा लगी जिसके लिए मणि ने उसे डराया था। बोला था ना, आंख बंद कर ले और हिलना नहीं। दर्द के कारण अभिनव की जान निकल गई। अभिनव के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। कपड़े के ठीक बगल से खून बहने लगा। अभिनव की आंखें चढ़ गईं। कुल्हाड़ी चलाने की वजह से मणि की गर्दन में झटका लगा था। मणि ने गर्दन को चारों तरफ मोड़कर दोबारा अभिनव पर कुल्हाड़ी चलाई और इस बार कुल्हाड़ी सीधा उसकी नाभि के ठीक निशाने पे जा लगी और मणि ने खून में अपने हाथ सान लिए और उंगलियों से वो दीवार पर लिखने लगा, मैं हूं अश्वत्थामा, तुम लोगों को पाप और पापियों से बचाने आया हूं। पापियों, अब तुम्हारा अंत शुरू हो गया है। मणि ने लिखने के बाद कुल्हाड़ी से अभिनव के माथे पर निशान बनाया और जाने लगा। जाते हुए मणि रुका और उसने देखा कि सामने एक सिगरेट का डिब्बा रखा है। मणि ने सिगरेट का डिब्बा उठाकर अपनी जेब में रख लिया। फिर दोबारा पलटा और देखा कि अभिनव अभी भी तड़प रहा है। उसकी उंगलियां हिल रही हैं और उसमें अभी भी कुछ जान बाकी है। मणि ने जाते हुए कुल्हाड़ी से खींचकर एक बार अभिनव की गर्दन पर किया। कुल्हाड़ी उठी तो एकदम लाल खून में सनी हुई थी। बहता हुआ खूबसूरत लाल चटक खून देखकर मणि जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से निकल गया। घर की दीवार पार की और रास्ते में चलते हुए फिर से वही यंत्र उसने अपने कानों में लगाया, संगीत शुरू किया और सिगरेट मुंह में रखकर जला दी। फिर झूमता हुआ वापस घर को हो लिया। मणि ने कश बाहर छोड़ते हुए मुझसे कहा, कत्ल करने के बाद कितना सुकून मिलता है ना अश्वत्थामा। नवरात्र की तीसरी सुबह हुई और चारों तरफ अति सुंदर माहौल बना हुआ था। हर तरफ अभिनव की मृत्यु की खबर छाई हुई थी। हर मुंह से अभिनव के मर जाने की बात सुनकर कानों को जैसे ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि भारतीय सत्ता पार्टी के नेता अभिनव जी का बड़ी बेरहमी से कल रात मर्डर कर दिया गया है। पूरी सिक्योरिटी होने के बावजूद कातिल ने मास्टर प्लान बनाकर अभिनव जी को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बारे में बता दें कि हत्या बेहद भयानक तरीके से की गई है। हत्यारे ने अभिनव जी के गुप्तांगों को काट दिया, जिसके असहनीय दर्द की वजह से राजनेता अभिनव जी की हत्या हो गई। आपको बता दें कि हर तरफ लोगों में अश्वत्थामा का पागलपन छाया हुआ है।
लोगों का मानना है कि ये हत्या अश्वत्थामा ने की है। रोज रात को हत्या करने के बाद सवेरे सवेरे खुली हवा में घूमते हुए विश्व भर के नजारे देखने में कितना सुख मिलता है। सुबह सुबह लोग उन सब बातों पर बात करते हैं जिन बातों ने कल रात इनके सो जाने के बाद हलचल मचाई थी। हर किसी की जुबान पर बस हमारा ही नाम था, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा और बस अश्वत्थामा। सबकी जुबान पर यही चढ़ा हुआ था कि अश्वत्थामा ने कल हरामी राजनेता अभिनव को मार दिया। अरे सुना था बहुत हरामी आदमी था ये अभिनव। और नहीं तो क्या, अपनी पड़ोस की चाची की आत्महत्या की वजह यही काला केकड़ा था। अरे बहुत सी स्कूल और कॉलेज की लड़कियों को परेशान किया करता था। मैंने सुना था इसके ऊपर 7 रेप के केस चल रहे थे। अरे पर उन केसों से क्या ही हो जाता, अगर ये जिंदा रहता तो उन केसों से बाहर निकल आता। अच्छा हुआ सुअर का बच्चा मारा गया। अरे कौन कहानियां बनता था कि अश्वत्थामा का जो देख लेता है वो उसे मार देता है। अश्वत्थामा हमारे खिलाफ है, अश्वत्थामा सबका सर्वनाश कर देना चाहता है। अरे मैं तो ये मानता हूँ कि अश्वत्थामा विष्णु का अवतार लेकर हम सबको बचाने के लिए धरती पर लौट आया है। वो तो हम सबकी रक्षा करने के लिए हमारे समाज के सभी हैवानों की हत्या कर रहा है। लोगों की इस भीड़ से आगे चलते हुए जब हम दूसरे नुक्कड़ पर पहुंचे तो वहां का दृश्य तो विस्मित कर देने वाला था। मणि की आंखों को कुछ समय के लिए विश्वास ही नहीं हुआ। अश्वत्थामा की जय, अश्वत्थामा की जय। वहां भीड़ मिलकर अश्वत्थामा का अर्थात मेरा मंदिर बना रही थी। कितना सुंदर परिदृश्य था कि महाभारत से इतना दुत्कार मिलने के बाद आज कितने ही वर्षों के बाद लोगों ने मुझे स्वीकार किया है, मेरे संग प्रेम जताया है। आज कितने ही वर्षों पश्चात मैंने अपने हृदय में संतुष्टि की एक छोटी सी लहर का संचार महसूस किया है। यहाँ से चलते हुए जब हम घर पहुंचे तो बाबा अभी भी घर पर ही था। हवन की सभी सामग्रियां अपनी अपनी जगह से उठाई जा रही थी। मणि ने जाकर चाचा का हाथ बटाया। चाचा ने देखा कि मणि के चेहरे पर एक चमक नजर आ रही थी। चाचा ने मणि से पूछा, मणि क्या हुआ? हा? क्या हुआ चाचा? कुछ भी तो नहीं। आज तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो, कोई बात है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है चाचा। उन दोनों को बात करता देख बाबा बीच में कूद पड़ा और बोला, अरे जवान खून है, उमंगों भरी उम्र है, अभी खुश नहीं होगा तो क्या शादी के बाद खुश होगा? बाबा की बात सुनकर सभी हंसने लगे। मैंने मणि से धीमे से कहा, मणि, ये बाबा चाहे कितना ही बड़ा ढोंगी क्यों ना हो, मगर इसे हम कभी नहीं मारेंगे। मणि मेरी बात सुनकर फिर से हंस दिया। सभी जो चुप हो चुके थे मणि को इस तरह हंसता देखकर चौंकते हुए उसे घूरने लगे। मणि ने सभी से माफी मांगी और अपने कमरे में चला गया। मणि ने अपना दरवाजा बंद कर लिया और बेतहाशा हंसने लगा। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का समय था जब मेरा मणि खुश था। लेकिन कुछ देर पश्चात मणि हंसते हंसते अचानक रोने लगा। मणि, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? आज पापा की बहुत याद आ रही है। काश वो यहाँ होते। मुझे इस घर में कोई अपना नहीं लगता। ये चाचा ने मुझे सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ रखा है ताकि मेरे नाम की जायदाद को ये लोग हथिया सके, वरना ये लोग तो मुझे कब का छोड़ चुके होते। और अभी भी ये लोग मेरी दौलत के पीछे ही भाग रहे हैं। जिस दिन वो दौलत इन लोगों के नाम हुई, ये लोग मुझे या तो मार डालेंगे या फिर कहीं फेंक देंगे। अश्वत्थामा, मुझे घुटन महसूस होती, अकेलापन रोज खाने लगता। मैं अपनी जिंदगी को छोड़ना नहीं चाहता। मैं इसमें बहुत खुशी से जी रहा हूँ। रोज जब मैं किसी की हत्या करता हूँ तो मेरे मन में संतुष्टि की एक लहर दौड़ जाती है, मगर मेरे मन में एक टीस हमेशा बंधी रहती है कि काश मेरे माँ बाप जिंदा होते। साथ ही इस चाचा और चाचा के परिवार को देखकर रह कर मन में एक सवाल भी उठता है कि ये लोग आज भी जिंदा क्यों हैं? मुझे नफरत है मेरे चाचा से। उससे हंसकर बात करने से घिन आती है मुझे। हर सेकंड मन करता है कि यही गला घोंट दूं इस आदमी का।
कहते हो मणि, इस संसार में हमारे माँ बाप के अलावा हमसे निस्वार्थ प्रेम करने वाला और कोई नहीं है। माँ बाप की याद आना स्वाभाविक बात है और ये भी सत्य है कि उनकी कभी कभी भी पूरी नहीं की जा सकती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो मणि, तुम्हारे चाचा ने बहुत खून कर लिए, अब खून में लिपटने की बारी तुम्हारे चाचा की है। इन सबको साथ करने के लिए एक काम किया जा सकता है। क्या श्रद्धा? यज्ञ। कैसा यज्ञ? आत्मा शक्ति यज्ञ। आज से ठीक 6 दिन बाद विजयदशमी की रात को हम गुप्तेश्वर महादेव के मंदिर में यानी असीरगढ़ में ये यज्ञ संपन्न करेंगे, जहाँ महादेव की अर्चना और उन्हें प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाएगा और तुम्हारे माँ बाप को फिर से जीवन दिलवाने के लिए तुम्हारे चाचा के परिवार की बलि चढ़ाई जाएगी। ये बात सुनकर मणि की आंखें चमक उठी। दूसरी तरफ अर्जुन सिंह हमेशा की तरह कत्ल की जगह पर पहुंच गया था। वर्मा वहां पर पहले से मौजूद था। घर में अभिनव के बेटे, माँ बाप, पत्नी सभी मौजूद थे और सभी का रो रो कर हाल बेहाल था। अर्जुन सिंह ने पहले सबको अभिनव के कमरे से दूर जाने के ऑर्डर्स दिए। देखिए, मेरी आप सभी से विनती है कि आप सब जरा एक तरफ चले जाइए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। भीड़ में से घुसकर अर्जुन सिंह कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि अभिनव के ऊपर सफेद चादर डाली हुई थी और टांगों के बीच वाली जगह खून से सनी हुई थी। वर्मा, अच्छे से देखा? जी साहब। क्या लगता है? वही है साहब, अश्वत्थामा। अर्जुन सिंह की ये सुनकर हवाइयां उड़ गई। पूरी रात पहरा देने के बाद भी मणि वहां से निकला कैसे? और नहीं निकला तो फिर ये किया किसने? और कहीं वो गलत तो नहीं, यानी कहीं इन सब के पीछे मणि हुआ ही नहीं तो? ऐसे ही बहुत सारे सवालों ने अर्जुन सिंह के दिमाग को चारों तरफ से घेर लिया। वो बोला, उस हवलदार को बुलाओ जो कल रात को उस लड़के के घर के बाहर ड्यूटी दे रहा था। वर्मा ने हवलदार को बुलाया। अर्जुन सिंह पूरी तरह से गुस्से में था। उसने हवलदार को लताड़ना शुरू किया। कल रात तुम कहाँ थे? आप उधर ही था जिधर आपने ड्यूटी करने को कहा था। अगर तू उधर ही था तो ये खून कैसे हुआ? मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। मैं कल पूरी रात उस जगह पर खड़ा रहा था। पूरी रात वहीं था, 1 मिनट के लिए भी नहीं हिला। नहीं साहब, पेशाब करने, पानी पीने, ये झपकी लग गई हो, अच्छे से याद करके बता। हवलदार ने याद किया और बोलते हुए रुक गया। अर्जुन सिंह हवलदार की चोरी भांप गया। हवलदार ने दबे स्वर में कहा, नहीं साहब, मैं उधर ही था। अर्जुन सिंह ने चीख कर एक चमाट हवलदार के माथे पर मारी और उसने सच उगलना शुरू कर दिया। साहब, गया था, एक बार पेशाब करने के लिए थोड़ा सा दूर गया था। अर्जुन सिंह को समझ में आ गया कि मणि उसी वक्त घर से बाहर निकला था। अर्जुन सिंह ने कुछ सोचते हुए अपने दांत पीस लिए और वर्मा से बोला, इन सब के बस की बात नहीं है। ये आदमी मेरा शिकार है और अब इसे मैं ही पकड़ूंगा। अर्जुन सिंह ने इतना कहा और लाश के माथे पर चादर डाल दी, जिसके साथ लाश के माथे पर बना निशान भी ढक गया। फिर गुस्से में पैर पटकते हुए वो वर्मा के साथ वहां से चला गया और पीछे अभिनव का परिवार लगातार रोता रहा। तीसरी नवरात्रि की शाम का समय हो चुका था। जोरदार बारिश हो रही थी। हर तरफ बूंदों ने जमीन को अपने आगोश में ले लिया था। लोग जहां थे वहां आसपास में छज्जे खोज खोज कर उनके नीचे छिप गए थे। अर्जुन सिंह ड्यूटी खत्म करके वापस अपने घर जा रहा था कि तभी उसकी गाड़ी के सामने एक बच्चा आ गया। बारिश में गाड़ी ब्रेक लगाने से फिसल गई और बच्चे को टक्कर लग गई। अर्जुन सिंह ने फौरन बच्चे को अपनी गाड़ी में डाला और उसे हॉस्पिटल ले गया। कुछ देर बाद डॉक्टर इमरजेंसी से बाहर आया तो अर्जुन सिंह ने उससे पूछा, हेलो डॉक्टर, कैसा है लड़का? एकदम ठीक है, बस सर में हल्की सी चोट आई है जिसकी वजह से बेहोश हो गया था। जी डॉक्टर। अच्छा, मैं मिलता हूँ फिर आपसे, फिलहाल मैं लेट हो रहा हूँ। दूसरी तरफ मणि अपने कमरे में अकेला बैठा था और अपनी कुल्हाड़ी को साफ कर रहा था। तभी उसके घर की घंटी बजी। मणि ने ध्यान दिए बगैर अपनी कुल्हाड़ी को धोना जारी रखा। मणि के कानों में किसी की जानी पहचानी आवाज पड़ी।
मणि अपने कमरे की बालकनी से हॉल में देखने लगा तो उसे दिखा कि ये तो इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह था। मणि थोड़ा पीछे हटकर अर्जुन सिंह को देखने लगा। अर्जुन सिंह मणि के चाचा से बात करने में व्यस्त था। अर्जुन सिंह ने कहा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। विपिन ने उत्तर दिया, जी बताइए, अंदर बैठकर बात करते हैं। मणि ने देखा कि अर्जुन सिंह और चाचा अंदर की तरफ कहीं गायब हो गए। वो इन्हें छोड़कर अपने कमरे में चला गया और कमरे को अंदर से बंद करके दोबारा अपनी कुल्हाड़ी को साफ करने में लग गया। कुल्हाड़ी साफ करने के बाद मणि ने टीवी ऑन किया। जी हाँ, आप जो लाखों की तादाद में ये भीड़ देख रहे हैं, ये जन सैलाब उमड़ा है सिर्फ और सिर्फ अश्वत्थामा के मंदिर में अश्वत्थामा का आशीर्वाद पाने के लिए। दर्शन के लिए सुबह से लेकर अब तक 1 लाख से ज्यादा की भीड़ यहाँ आ चुकी है, पर ये जन सैलाब कम होने का जरा भी नाम नहीं ले रहा है। हम आपको बता दें कि हाल ही में 2 हत्याओं के बाद से लोगों में ये विश्वास चल पड़ा है कि स्वयं अश्वत्थामा पाप का खात्मा करने के लिए धरती पर आए हैं और उनके श्रद्धालु उन्हें शुक्रिया कहने और उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए उनके मंदिर में आ रहे हैं। मणि एक और फूल की तैयारी कर रहा था, मगर अर्जुन सिंह ने उसके घर आकर उसकी मुसीबत और बढ़ा दी थी। वो गुस्से में अपने दांत भींचने लगा और मुझसे बोला, इसे अभी ही आना था क्या? धैर्य रखो मणि, ये कुछ देर में चला जाएगा और तब हमें अपने काम के लिए निकलना होगा। और इसने हमें पकड़ लिया तो? कुल्हाड़ी के साथ घूमना कोई अपराध नहीं है मणि, कुल्हाड़ी से खून करना अपराध है। हाँ, ये भी तुम ठीक कह रहे हो। अब बस कुछ देर धैर्य रखो, ये आदमी जल्द ही यहाँ से चला जाएगा। उधर टीवी पर न्यूज चल रही थी। हम आपको बता दें कि महमूद पर कई तरह के केसेस चल रहे हैं, जिसमें इन पर धोखेबाजी और पुलिस की ताकत की आड़ में रिश्वत लेने जैसे इल्जाम भी लगे। मणि ने ध्यान से टीवी पर महमूद की शक्ल को देखा। दूसरी तरफ लगभग आधे पहर के बाद विपिन और अर्जुन सिंह बातें करते हुए बाहर हॉल में आए। मणि कमरे से निकलकर फिर से बालकनी में गया और उसने देखा कि वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। विपिन हंसते हुए अर्जुन सिंह से कह रहा था, अरे नहीं, आपके शुक्रगुजार तो हम हैं। अगर आप लोग ना हो तो क्या पता हमारा क्या हो। शुक्रिया, इस तरह काम करके हम लोगों की जान बचाने के लिए। विपिन के इतना कहते ही अर्जुन सिंह उससे हाथ मिलाकर वहां से चला गया, जिसके बाद मणि वापस अपने कमरे में चला गया। मणि ने कुल्हाड़ी को अपने कपड़े से साफ किया और अपनी शर्ट के नीचे पीछे की तरफ उसे दबा लिया। मणि ने कहा, कोई है बाहर? नहीं, आज तो कोई भी नहीं है, पर अभी समय नहीं हुआ है मणि। ठीक है अश्वत्थामा। मणि ने यह सुनकर कुल्हाड़ी वापस निकालकर बाहर रख दी और फिर पलंग पर लेट गया। वो लेटे हुए छत पर चलते पंखे को लगातार घूर रहा था। सर्दियों के दिन करीब थे, पंखा धीमी रफ्तार से घूम रहा था। मणि की यादें भी पंखे की रफ्तार के अनुसार उसे धीमे धीमे अपनी आगोश में लेने लगी। मणि अपने पिता की यादों में खो गया। उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए जब वो अपने पिता की गोद में खेला करता था। पापा, ये मंदिर कौन सा है? ये गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है मणि बेटा। पापा, वो सामने देखो, इतनी दूरी में जंगल फैले हुए हैं। तुम्हें पता है मणि बेटा, अश्वत्थामा आज भी इन जंगलों में घूमता है। हाँ पापा, अश्वत्थामा वाकई आज भी यही है? बेटा, जब से श्री कृष्ण ने उसे हजारों वर्ष जीने का श्राप दिया था, तब से वो इन्हीं जंगलों में भटक रहा है। पापा, कल पुजारी जी भी बता रहे थे कि उन्होंने और छोटे पुजारी जी ने एक बार अश्वत्थामा को देखा था। बेटा, यहाँ लोग अक्सर अश्वत्थामा को घूमते हुए देखा करते हैं। मणि यादों में खोकर सो गया था। मैंने मणि को जगाना शुरू किया। मणि, मणि, मगर मणि कुछ गहरे ख्वाबों की दुनिया में खो गया था। फिर मैंने जोर से कहा, मणि। क्या हुआ? मणि खिड़की के ठीक बाहर अर्जुन सिंह खड़ा है। मणि ने समय देखा, रात के 11 बज रहे थे। मेरी बात सुनकर मणि का माथा फिर गया। मणि फौरन मुख्य द्वार की तरफ भागते हुए गया और हल्का सा दरवाजा खोल के उसने बाहर देखा। सामने अर्जुन सिंह
अपनी जीप में बैठा सिगरेट पी रहा था और वर्मा उसके साथ किसी बात पर ठहाके लगा रहा था। मणि ने कहा, ये तो यही सांप की तरह कुंडली लगाकर बैठा है, क्या करें? एक तरीका है मणि। क्या अश्वत्थामा? ऊपर चलो और तुम्हारे कमरे के ठीक विपरीत दिशा वाले कमरे की खिड़की से देखो। ये लोग तुम्हें वहां से नजर नहीं आएंगे। मणि मेरे कहे अनुसार उसी जगह गया और उसने उस खिड़की को खोलकर देखा। सामने कोई नजर नहीं आ रहा था। मणि फिर से अपने कमरे में गया और उसने कुल्हाड़ी अपनी शर्ट के अंदर दबा ली और खिड़की से नीचे उतर गया। मणि ने दीवार से छिपकर देखा। अर्जुन सिंह और वर्मा अभी भी बातों में खोए हुए थे। उन्हें कोई खबर नहीं थी कि मणि वहीं मौजूद था। मणि ने दूसरी दिशा में चलना शुरू किया। आज किस तरफ अश्वत्थामा? आज एक सेवानिवृत्त पुलिस वाले से मिलना है। बात क्या है उसका? उसने आजीवन रिश्वत ली, साथ ही रिश्वत लेकर अपराधियों को जेल से फरार करवाकर निर्दोषों को अपनी जेल में उसने तड़पा तड़पा कर मारा। नाम क्या है उसका? महमूद। मणि ने अपनी कुल्हाड़ी को अपने हाथ में ले लिया और खुशी से झूमते हुए मुझसे बोला, फिर तो बड़ा मजा आने वाला है। शुरू करते हैं मौत का खेल। लहू के बारे में विचार भर से ही मणि के अंदर एक बिजली दौड़ जाती। जैसे जैसे महमूद का घर निकट आ रहा था, वैसे वैसे मणि के अंदर ऊर्जा बढ़ती जा रही थी। मणि पर बेतहाशा पागलपन छाने लगा था। मणि के कदमों की रफ्तार बढ़ चुकी थी। मणि के मन में शरीर काटकर लहू निकालने के हजारों तरीके दौड़ रहे थे। मणि शरीर के हर अंग को बाहर निकालकर उसके साथ खेलने को मचल रहा था और आखिरकार महमूद का मकान आ ही गया। अश्वत्थामा, बताओ, सामने वाले द्वार पर कोई मौजूद नहीं है, उसे तोड़ा जा सकता है तो ठीक है। मणि ने मेरे कहे अनुसार सामने वाले द्वार के पास पहुंच के उसे तोड़ दिया। अंदर बहुत अंधेरा था। मणि, रुक जाओ, मुझे यहाँ ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या मतलब? ठीक नहीं लग रहा है? एक मिनट यहीं रुको। मणि, वापस चलो। मुझे स्थिति चक्रव्यूह जैसी मालूम पड़ रही है। क्या मतलब? मणि, ये सब किसी का बिछाया हुआ चक्रव्यूह नजर आ रहा है। अंदर मत जाओ वरना फंस जाओगे। क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ तक आने के बाद बगैर लहू बहाए, बगैर मांस देखे चला जाऊं? पागल हो गए अश्वत्थामा तुम। मणि, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। योद्धा वो नहीं जो स्वयं को जोखिम में डालकर युद्ध को जीते। अधिक समय तक युद्ध में बने रहना ही जीत निर्धारित करता है। अश्वत्थामा, अब तक सब कुछ ठीक था, आगे भी ठीक ही होगा। देखो, हम एक खून से सिर्फ कुछ कदम दूर हैं और तुम कह रहे हो कि हम वापस लौट जाएं। नहीं अश्वत्थामा, ये मुझसे नहीं होगा। मुझे खून चाहिए, खून। मूर्ख मत बनो मणि, जरा अपनी बुद्धि से काम लो। इस चक्रव्यूह में फंसना मतलब अपनी जान गंवाना है। मैं कहता हूँ वापस चलो। और मणि ने मेरी सुने बगैर घर के अंदर प्रवेश किया और जैसे ही वो अंदर गया, टेबल के पास किसी के गिरने की आवाज आई। मणि ने उसे देखा तो पाया वहां अंधेरे में गन की बत्ती जलती हुई नजर आ रही थी। मणि, भागो! मणि ने दरवाजा फौरन बंद किया। तब ये गोली दरवाजे को आकर लगी। मणि ने भागना शुरू किया। पीछे से अर्जुन सिंह चीखा, डोंट शूट, वो मुझे जिंदा चाहिए, कैच हिम! मणि ने घूमकर देखा तो पूरी फोर्स मणि के पीछे लगी हुई थी। मणि जिस तरफ भाग रहा था, पुलिस की गाड़ी वहीं सामने से मणि की तरफ दौड़ती हुई आ रही थी। अर्जुन सिंह चिल्लाकर बोला, मणि रुक जाओ, तुम बचकर नहीं भाग सकते। रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। मणि ने फौरन अपना रास्ता बदलने के लिए जंगल में छलांग लगा दी। अर्जुन सिंह ने कहा,
गया वो? ढूंढो उसे, मुझे वो जिंदा चाहिए। वर्मा तुम मेरे साथ में चलो, गाड़ी में बैठो फौरन। आज मणि की जान हालत में अटक आई थी। लग रहा था आज उसका बचकर निकलना संभव नहीं हो पाएगा। मणि बेतहाशा अंधाधुंध जंगल में भाग रहा था। जंगल के सियार इस दृश्य को देखकर बुरी तरह से रोने लगे थे। ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने बोला था ना तुम्हें मणि, आगे चक्रव्यूह बिछा है, मगर तुम रुके क्यों नहीं? अरे मुझे क्या पता था? मुझे लगा कुछ दूरी पर शिकार है। वापस जाने का मतलब आज की पूरी रात की बर्बादी। मुझसे बगैर खून देखे रहा नहीं जा रहा था। अब देखना ये अर्जुन सिंह तुम्हारा क्या हाल करता है। भागते मणि को मेरे मुंह से अर्जुन की प्रशंसा भाई नहीं। उसने क्रोध से भरकर मुझे जवाब दिया, कुछ नहीं कर सकता ये अर्जुन सिंह मेरा। ये मेरे पैरों की धूल के बराबर है। मैं इसके हाथ कभी नहीं आऊंगा। मणि, आत्मविश्वास और घमंड में एक कदम का ही फर्क होता है और तुम वो कदम चल चुके हो। अश्वत्थामा, युद्ध में बने रहने के लिए दूसरों से उम्मीद छोड़कर आपको स्वयं ही अपनी प्रशंसा के साथ खुद को ऊर्जावान बनाए रखना पड़ता है। तुम डरते हो अर्जुन सिंह से, इसलिए बार बार उसका बखान करते हो, मगर तुम्हें ये नहीं पता कि मणि क्या कर सकता है। ये आदमी चाहे जितना दम लगा ले, जितनी कोशिश कर ले, मगर मुझे नहीं पकड़ सकता। मणि की बातों में दम था। मेरे पास मणि की इस बात का कोई जवाब नहीं था, मगर मणि जानता था कि कहीं ना कहीं उसने गलती कर दी है और कहीं ना कहीं मैं सच था। मणि जंगल में भागते भागते एकदम जंगल के बीच में पहुंच गया था। मणि बीच में रुका और उसने देखा कि पुलिस कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। मणि के पास वही एक सियार चलकर आया जो पहले भी आया करता था। मणि ने उस सियार के माथे को सहलाना शुरू कर दिया और कुछ देर पश्चात बहुत से सियार मणि के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। मणि ने देखा दूर कहीं पुलिस वाले उसे खोजते हुए भागे चले आ रहे। मणि ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, अब देखो मैं क्या कर सकता हूं। अर्जुन सिंह बोला, कहां गया वो? मूव फास्ट, गाड़ी को और तेज चलाओ। अगर आज वो निकल गया तो फिर वापस हाथ में नहीं आएगा। अर्जुन सिंह के ड्राइवर ने गाड़ी भगाते हुए अचानक ब्रेक लगाया। क्या हुआ? ब्रेक क्यों लगा दिए? अर्जुन सिंह ने सामने की तरफ देखा। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। दूर कहीं बहुत सी आंखें चमक रही थी और तभी आवाज में कुछ भागते हुए 20-25 पुलिस वालों की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। वर्मा पूरी तरह से चौंकते हुए बोला, साहब ये क्या है? दूर से बहुत से सियार और भेड़िए पुलिस वालों की तरफ भागते हुए आ रहे थे। साहब ये तो काल है, गाड़ी पीछे मुड़ो, भागो भागो। सभी सियार भागते हुए आकर पुलिस वालों के ऊपर कूद गए। कोई घायल हो गया, किसी के हाथ का तो किसी के पैर का मांस निकाल लिया गया। अर्जुन सिंह ने वापस गाड़ी पीछे भगाने के ऑर्डर दे दिए। अर्जुन सिंह की गाड़ी के पीछे भी सियार आकर लटक गए। अर्जुन सिंह ने धूमधार गोलियों की बरसात से अपने रास्ते में आने वाले सियार और भेड़ियों को मार गिराया, पर अर्जुन सिंह भी वहां रुक न सका। वो अपनी गाड़ी को और तेज भगाने लगा। मणि भागते हुए सीधा घर पहुंचा और उसने बाहर तैनात दोनों पुलिस वालों पर भी सियार छोड़ दिए। दोनों सियारों को देखकर वहां से भाग खड़े हुए और फिर मणि खिड़की से कूदकर अपने कमरे में पहुंच गया और उसने चैन की सांस ली। आज तो तुम्हारे द्वारा किए गए कोई पुण्य ही तुम्हारे काम आए हैं मणि, वरना अर्जुन सिंह तुम तक तो पहुंच ही गया था। चुप रहो अश्वत्थामा, तुम स्वयं को महाभारत का योद्धा बुलाते हो। तुम जैसा कायर और डरपोक मैंने आज तक नहीं देखा, जो कब से अर्जुन सिंह की तारीफों के पुल बांध रहा है। ऐसा क्या दिख गया तुम्हें अर्जुन सिंह में जो तुम्हें वो मुझसे अधिक वीर नजर आता है? अब मुझे समझ में आया कि तुम जैसे कथित वीरों की वजह से ही दुर्योधन युद्ध हार गया था। एक आदमी जो पुलिस वाला है, जिसके पास सारी ताकत है, जो कभी भी कैसे भी इतनी बड़ी टीम के साथ मुझे पकड़ सकता है, वो वीर और मैं एक अकेला, मैं कायर। वो आदमी 25 पुलिस वालों के साथ मुझे मौका वारदात पर पकड़ने आता है,
तब भी वो वीर और मैं कायर। वो 25 लोगों के साथ मुझे पकड़ने में असफल हो जाता है और मैं उसे पूरी तरह से चकमा देकर वापस सही सलामत अपने कमरे में आकर बैठ जाता हूँ। तब भी वो वीर और मैं कायर। अश्वत्थामा, मेरे ख्याल से तुम्हें वीर और कायर की परिभाषाएं पता ही नहीं है। याद रखो, तुमने मेरा चयन किया है क्योंकि मैं मणि हूं, तुम्हारी खोई हुई मणि। तुम में अगर शक्ति है तो मेरी वजह से है, तुम अगर योद्धा हो तो मेरी वजह से हो। मेरे बगैर तुम सिर्फ एक कायर हो अश्वत्थामा, जो दुश्मन के जयकारे लगाता फिरता है 24 घंटे, 8 पहर उनके गुणगान करता रहता है। आई बात समझ में? एक समय था जब मैं मणि पर हावी हुआ करता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका था। अब मेरी मणि मुझ पर हावी हो रही थी। मेरे उत्तरों के तरकश में मणि के बाणों के लिए कोई उत्तर रूपी तीर नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मणि की बातों का क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि उसके स्थान से देखा जाए तो वो तो एकदम ठीक कह रहा था। मगर आज मुझे स्वयं पर संदेह होने लगा था कि क्या मेरी परख खोटी है, क्या मुझे खरा सोना पहचानना नहीं आता, क्या सच में मेरी मणि के बगैर मैं कुछ नहीं हूं। मणि ने मुझे अपने ही समक्ष लाकर खड़ा कर दिया और छोड़ दिया मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या मेरी वजह से दुर्योधन हारा। मैंने मणि को जवाब दिया, मणि, भाग्य की रेखाएं आज तुम्हारे साथ थी। अर्जुन सिंह केवल बलशाली ही नहीं बल्कि चालाक भी है, ठीक अर्जुन की तरह। यदि आज वो तुम्हें पकड़ने में असफल हुआ है तो इसका अर्थ ये बिल्कुल मत समझना कि वो हार गया है। शायद अगर अभी तुम यहाँ हो तो ये भी उसी की बनाई गई युक्ति का एक भाग होगा। वो हार मानने वाला नहीं है, वो तुम्हें जरूर पकड़ेगा। अश्वत्थामा, एक बात बताओ, तुम मेरी तरफ हो या उसकी तरफ? मुझे तो लगता है कि उससे ज्यादा तुम चाहते हो कि वो मुझे पकड़े। अरे ऐसी बात नहीं है। एक वीर का परम मित्र वही होता है जो उसके सामने उसकी आलोचना करे, और मैं तुम्हें आलोचना के साथ समझा भी रहा हूँ कि अर्जुन सिंह की परख मुझे है और वो कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं है। वो जंगल में रुका सिर्फ अपने साथियों के लिए, क्योंकि उसे यकीन है कि वो तुम्हें कभी और भी पकड़ सकता है। और उस समय तुम्हें पकड़ने से अधिक जरूरी था अपने साथियों को बचाना। इसलिए अर्जुन सिंह दोबारा घूम गया, वरना उस वीर को सियारों और भेड़ियों का कोई डर नहीं। मैंने उसे इन सब से खुले में लड़ते हुए देखा है। सियार